वेलकम टू ऑल। वेलकम टू सफलता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक का टॉपिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस को। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि हम एक पॉइंट से कोई काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए पॉइंट से हमने कोई काम शुरू किया, ए से गए हम बी पॉइंट पे, फिर वापस बी से हम कहां चले गए, ए पॉइंट पे। तो इस तरह का कोई भी प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट इज, ए से आए बी पे और फिर बी से आए दोबारा ए पे। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। वो कंडीशन क्या है? पहली बात, ये हम आगे को जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड प्रोसेस। और बी से ए वापस जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक फॉरवर्ड को फोर्स होती है, फॉरवर्ड फोर्स होगी एक, और एक फोर्स पीछे को लगेगी, दैट इज बैकवर्ड फोर्स। उसे बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स को हम बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जाए तो वहां पे दो फोर्सेस आई, एक आ गई हमारी ड्राइविंग फोर्स और एक आ गई हमारी अपोजिंग फोर्स, ठीक है। रिवर्सिबल में जो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स है वो लगभग लगभग सेम होती है। कहने का मतलब उनमें जो डिफरेंस है वो काफी कम है। तो पहली बात क्या है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस the driving and opposing force are almost same, that is, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, that is very less difference, ठीक है। हमने कहा कि ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स लगभग लगभग सेम होगी, कहने का मतलब उनमें डिफरेंस कम होगा। इससे क्या होगा, इससे जो रिएक्शन है या जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होगा, so that the process take place slowly in such a way। जब प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होगा तो आप प्रोसेस की हर एक स्टेप को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये यहां से यहां तक गया, ये स्लोली जाएगा और आप इसको क्या कर सकते हो, वापस यहां से दोबारा ए पॉइंट पे भेज सकते हो। द प्रोसेस टेक प्लेस स्लोली इन सच अ वे दैट ईच स्टेप और स्टेट, स्टेप बोलो या स्टेट बोलो, ईच स्टेप और ईच स्टेप और स्टेट कैन बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली। हर एक स्टेप को या हर एक स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रीजन क्या? क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स लगभग बराबर है, या बोले कि उनमें डिफरेंस कम है, जिसकी वजह से प्रोसेस स्लोली होगा और आप किसी भी पॉइंट पे उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आ गई इसके बारे में कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक आइडियल कंडीशन शो करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस is an ideal situation in thermodynamic। अब हमने कहा कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस है वो आइडियल सिचुएशन शो करता है, आइडियल सिचुएशन या आइडियल कंडीशन शो करता है थर्मोडायनेमिक की।
क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से आप यहां इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन इज पॉसिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जहां पे ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में बड़ा कम डिफरेंस होता है, ये प्रोसेस स्लो होते हैं और इसकी वजह से आप इसके किसी भी पॉइंट पे इसको रिवर्स कर सकते हो। आइडियल कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? ए से बनेगा बी, लेकिन बी से ए वापस नहीं बनेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक ड्राइविंग फोर्स होगी और अपोजिंग फोर्स तो हर जगह होगी। ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स होगी, लेकिन इनमें डिफरेंस ज्यादा होगा। डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगी अपोजिंग फोर्स से। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स is greater than opposing force such that the process take place rapidly। इसलिए प्रोसेस बड़ी जल्दी हो जाएगा। in such a way that it cannot be reversed। और इस तरह से कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। रीजन, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम उसके किसी भी पॉइंट को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस। और जितने भी हमारे नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस हैं, ऑल नेचुरल ऑकरिंग प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल इन नेचर। और नेचर में कैसे? इररिवर्सिबल। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल। ठीक है, तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और इररिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इन केस ऑफ इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं वर्क डन। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे वर्क डन इन केस ऑफ isothermal reversible एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, हमने फाइंड करना है वर्क डन। प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल और साथ में कैसा है? रिवर्सिबल। गैस क्या कर रही है? एक्सपैंड। ठीक है, तो इन चीजों को हम थोड़ा ध्यान में रखते हैं। कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ गैस, एक गैस हमने कंसीडर की, हुज इनिशियल वॉल्यूम, जिसका स्टार्टिंग का वॉल्यूम मान लेते हैं, हुज इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड प्रेशर इज P1। एक गैस को कंसीडर किया जिसका इनिशियल वॉल्यूम है V1 और इनिशियल प्रेशर है P1। आफ्टर, जब आप गैस पे ये प्रोसेस अप्लाई करते हो, कौन सा? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ गैस, मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम इज V2 एंड प्रेशर इज P2। तो ये आ गई इनिशियल कंडीशन और ये आ गई हमारी
फाइनल कंडीशन या फाइनल स्टेट। ठीक है, तो हमने एक गैस कंसिडर की जिसका इनिशियल वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1। जब हमने उस पर जब गैस की एक्सपेंशन की तो वॉल्यूम आ गया V2, प्रेशर बन गया P2। ठीक है, अब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है और एक्सपेंशन करनी है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, रिवर्सिबल आपको क्लियर है, गैस एक्सपैंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही। एक्सपैंड करने का मतलब जब भी गैस एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। और जब कोई भी काम सिस्टम करता है तो उसे हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो आइसोथर्मल का मतलब क्लियर हो गया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, दैट इज ए से बी बनेगा, बी से दोबारा ए बन जाएगा। और एक्सपेंशन का मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको साइन कौन सा लगेगा उसके साथ, नेगेटिव। तो हमने निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। ठीक है, माइनस क्यों लगा, क्योंकि वर्क एक्सपेंशन वाला, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव लगेगा। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो डी डब्ल्यू वर्क डन दैट इज चेंज इन वर्क डन, या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां देखो P है, हम यहां से P की वैल्यू निकाल देते हैं, तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन V। इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह लिख दूंगा माइनस ऐसे रहा एन आर टी अपॉन वी डी वी। ठीक है, तो ये निकला चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी। स्मॉल वर्क डन है, वर्क डन है, अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना होगा तो ये इक्वेशन नाम देते हैं सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लिमिट। इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट v1 p1, फाइनल लिमिट v2 p2। तो क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी डी वी। इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, आएगा w इज इक्वल टू, माइनस बाहर ले लेते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, r गैस कांस्टेंट, इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं होगी, t टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये भी कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, तो बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v dv। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहां देखते हैं dw इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी dv। अब अच्छा, लिमिट भी लगा दो, वॉल्यूम की कर रहे हैं तो इनिशियल लिमिट क्या है v1, फाइनल क्या है v2। तो v1 से कहां करेंगे, v2 तक करेंगे। ठीक है, तो w इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय v, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ v, लिमिट क्या आ जाएगी v1 से v2 तक। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, w इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ v2, लोअर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ v1। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1। तो हमें पता है लॉग या नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, वो किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन b। तो यहां आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ v2 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ v1। अब ये नेचुरल लॉग दैट इज इसकी बेस पे होता है e होता है, ये कन्वर्ट होता है लॉग टू द बेस 10, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, दैट इज नेचुरल लॉग e इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10।
तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, नेचुरल लॉग की जगह लिख सकता हूं 2.303 लॉग V2 अपॉन V1। तो फाइनल इक्वेशन आ गई W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। तो ये हमारा निकल गया वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब एक चीज हमें और पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आ गया हमारा बॉयल्स लॉ। तो यहां से अगर हम देखें तो P1 अपॉन P2, जिसको यहां ले लिया, इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या ले सकता हूं, P1 अपॉन P2। तो W किसके इक्वल आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। तो ये आ गई हमारी प्रेशर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका आ गया वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी इस प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के साइन U, अब निकालेंगे तो चेंज निकालेंगे, दैट इज डेल्टा U निकालेंगे, सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सिंस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T कितना, 0। ठीक है, दैट इज डिफरेंस, टेम्परेचर कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आएगी। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आती तो हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा U भी कितना होगा, 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा U हमेशा 0 होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब सेकंड पैरामीटर इसमें निकाल देते हैं एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से, हमने निकालना है डेल्टा H। ठीक है, तो मानते हैं कि इनिशियली क्या है, एंथैल्पी H1 है, और एंथैल्पी का फार्मूला होता है H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। ठीक है, और सेकंड जब फाइनल लिमिट में मानते हैं, जब वर्क डन हो गया तो एंथैल्पी है H2, तो H2 इक्वल होगा U2 प्लस P2 V2। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेज की एंथैल्पी है एंड ये फाइनल स्टेट की एंथैल्पी है। हमने निकालना है डेल्टा H, तो डेल्टा H तो हमने निकालना है डेल्टा H, तो डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, H2 माइनस H1। H2 कितना है, U2 प्लस P2 V2 माइनस H1 U1 प्लस P1 V1। तो U2 माइनस U1, इसको ओपन कर देंगे तो U माइनस का आ जाएगा और यहां लिख दिया, प्लस P2 V2, ये माइनस का बन जाएगा तो माइनस P1 V1। U2 माइनस U1 दैट इज डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, यहां लिख देते, ये क्या आ गया, डेल्टा H चल रहा है। तो आपको पता है डेल्टा U कितना है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, 0। और P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये दोनों टर्म्स बराबर है, तो P2 V2 में से P1 V1 निकालूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। तो डेल्टा H इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो डेल्टा H कितना आ गया, 0। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस में वर्क डन कितना आ गया, 2.303 nRT लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 2.303 nRT लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, आइसोथर्मल प्रोसेस है और एंथैल्पी भी कितना आ गया, 0। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस एज वेल एज इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन एंड एंथैल्पी कैलकुलेशन। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हम सीखेंगे वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल है, एक्सपेंशन है, वहां पे पहले पढ़ा हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल। तो इसका फॉर्मूला होता है dW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1।
वर्क डन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस किसके इक्वल होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप बात करो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन की। ठीक है, तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, आर गैस कांस्टेंट है सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो यहां से V1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एन आर टी अपॉन P1। सिमिलरली P2 V2 इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहां से V2 किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर टी अपॉन P2। ठीक है, तो DW किसके इक्वल लिख सकते हैं, DW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन P2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकता हूं, एन आर टी अपॉन P1। तो DW इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, कॉमन क्या आ जाएगा, एनआरटी, एनआरटी बाहर ले लिया, 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। तो DW इज इक्वल टू एनआरटी माइनस का P एक्सटर्नल, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, P1 वहां जाएगा, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P1 P2। तो ये आपका वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इनके ऑब्जेक्टिव और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।